हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था, जहाँ पर हमने मोमेंटम की स्टडी की थी। आज हम क्या देखने वाले हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि आपको पता है, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा है, सबसे फेमस लॉ न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना? चलो, सो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब समझते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये कोई सरफेस है, दिस इज अ सरफेस एंड देर आर द टू बॉल्स। फर्स्ट बॉल इज दिस वन एंड सेकेंड बॉल इज दिस वन। ये पहली बॉल है और ये दूसरी बॉल है, ठीक है। जो सेकेंड बॉल है इसकी वेलोसिटी है 0 और जो फर्स्ट बॉल है इट इज़ मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, है ना। सेकेंड बॉल की वेलोसिटी कितनी? 0 है। फर्स्ट बॉल कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट बॉल एंड दिस इज सेकेंड बॉल, ठीक है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा? फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल को हिट करेगा। सेकेंड बॉल को हिट करने के बाद क्या होगा? सेकेंड बॉल अभी मूव करना चालू कर देगा विद सर्टेन वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी सेकेंड बॉल की बदली जा रही है। सेकेंड बॉल की वेलोसिटी में क्या आ रही है? चेंजेस आ रही है। सेकेंड बॉल की वेलोसिटी में चेंजेस आना मतलब क्या हुआ? देयर इज एन एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। सेकेंड बॉल की वेलोसिटी में चेंज होना मतलब सेकेंड बॉल में एक्सेलरेशन बन गई, है ना। सेकेंड बॉल में क्या हो गई? एक्सेलरेशन बन गई। एक्सेलरेशन बनती कभी है? जब उस बॉल पे कोई फोर्स लग रही होगी, राइट। एक्सेलरेशन कभी प्रोड्यूस होगा? जब उस बॉल पे कोई फोर्स लग रही होगी। तो इससे समझ में आता है सेकेंड बॉल पे कोई फोर्स लग रही है ना। तो वो फोर्स कौन दे रहा है? वो फोर्स फर्स्ट बॉल दे रहा है सेकेंड बॉल को। सी हियर, दिस इज द सेकेंड बॉल। जब इनकी कोलिजन हुई थी लाइक दिस, तो फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करवाई थी। फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल के ऊपर क्या किया था? एक फोर्स एक्सर्ट कराया था। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन फोर्स 2-1 लिखेंगे इसको, F21 बार। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन सेकेंड बॉल बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉल। कैसे रेड करेंगे इसको? फोर्स ऑन सेकेंड बॉल बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉल, है ना। तो फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल पे कितना फोर्स मार रहा है? F21 बार का फोर्स मार रहा है, ठीक है। तो ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो इससे समझ में आता है कि सेकेंड बॉल पे फर्स्ट बॉल एक फोर्स दे रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे, अच्छा, कोलिजन के बाद इफ आई आस्क यू, टेल मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल। फर्स्ट बॉल की स्पीड क्या होगी, है ना। यहाँ पर जब आप देखोगे फर्स्ट बॉल की स्पीड, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी v, उससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपको ऑब्जर्वेशन रहेगा ये चीज़ का, ठीक है। फर्स्ट बॉल की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? आफ्टर कोलिजन कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है? सी, वेलोसिटी कम हो रहा है मतलब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंजेस आ गया। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। कैन वी से दैट देयर इज अ रिटार्डेशन। और हमें पता है जब भी एक्सेलरेशन होती है या रिटार्डेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ फोर्स। मतलब उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट बॉल के ऊपर भी फोर्स लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट बॉल के ऊपर भी फोर्स लग रही है ना। ये फोर्स किसके ऊपर थी? ये सेकेंड बॉल के ऊपर थी बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉल। अभी फर्स्ट बॉल के ऊपर भी फोर्स लग रही है, लेकिन वो फोर्स कौन लगा रहा है? वो फोर्स सेकेंड बॉल लगा रही है ना। सेकेंड बॉल क्या कर रही है? फर्स्ट बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फर्स्ट बॉल को रोकने की कोशिश की गई है ना। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? F12 बार। इसका मतलब क्या हुआ? इस फोर्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन फर्स्ट बॉल बिकॉज ऑफ सेकेंड बॉल। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉल बिकॉज ऑफ सेकेंड बॉल। सेकेंड बॉल ने फर्स्ट बॉल पे जो फोर्स लगाई है उसको क्या बोल दिया हमने? F12 बार, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? दैट बोथ द बॉल्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। फर्स्ट बॉल क्या करेगा? सेकेंड बॉल को पुश करेगा, धक्का मारेगा। वही सेकेंड बॉल क्या करेगा? फर्स्ट बॉल को उसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना। सो इसी को हम बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल पे एक्शन दिया,
उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड बॉल ने फर्स्ट बॉल के ऊपर रिएक्शन दिया। अब सी एक्शन और रिएक्शन किसको भी बोलो दैट डजंट मैटर, ओके। इसको मैंने एक्शन बोल दिया, ये हमारा रिएक्शन हुआ, एक्शन के अगेंस्ट हमें रिएक्शनल फोर्स मिला। नाउ व्हाट न्यूटन फाइंड आउट, ये जो दोनों फोर्सेस होगा ये हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सो वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो -F21 बार, नेगेटिव साइन it indicates that two forces are oppositely directed, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो यही होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन यू विल सी देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ओके। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, हमें इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? द फर्स्ट पॉइंट, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पैर, फोर्सेस हमेशा पैर्स में एग्जिस्ट करेगा, forces always exist in pairs, okay। what do you mean by this, forces always exist in pair? इसका मतलब क्या हो गया? मतलब फोर्सेस हमेशा किसी भी बॉडी पे, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इफ़ यू टेक दिस एज अ सिस्टम, अगर हमने इसको एज अ सिस्टम ले लिया, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखोगे, जब फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल पे फोर्स एग्जिस्ट करवाया, उसी वक्त सेकेंड बॉल ने भी फर्स्ट बॉल पे फोर्स एग्जिस्ट करवाया। मतलब देखो ये जो फोर्स है हमेशा क्या होगा, पैर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनकी जोड़ी हमेशा रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा सिंगल फोर्स लग रहा है, हमेशा फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पैर। मतलब आपने अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। क्लियर? नाउ सी योर क्लास, इफ सपोज दिस इज अ डस्टर, मैं यहाँ पर इस डस्टर को पुश कर रहा हूँ, मतलब मैं इस डस्टर पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस डस्टर पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो उस वक्त ये डस्टर भी मेरे फिंगर पे क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। क्लियर? अभी देखो क्लास, ये जो डस्टर है इसको मैंने पकड़ के रखा है और मैं इसको फिंगर से, मैं इसको आगे नहीं जाने देना चाहता हूँ और मैं फिंगर से प्रेस कर रहा हूँ, फिंगर से प्रेस कर रहा हूँ। कैन यू सी, ये जो मेरी फिंगर है, ये जो आगे का पार्ट है ये बैंड हो रहा है। सी, मैंने अभी इसको प्रेस करना चालू किया, अभी आगे का पार्ट बैंड हो रहा है। आगे का पार्ट बैंड क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे डस्टर भी क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। मैं इस पे फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूँ, लेकिन डस्टर क्या करेगा, मुझे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। सी, अभी मेरी फिंगर स्ट्रेट है, लेकिन मैंने जैसे ही फोर्स बढ़ाना चालू किया, मेरी फिंगर क्या हो गई, बैंड हो गई। आपको दिख रहा होगा, मैंने जैसे ही फोर्स लगाना चालू किया, मेरी फिंगर क्या हो गई, बैंड हो गई, क्योंकि डस्टर भी मुझे क्या कर रहा है, एक ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए बोलते हैं फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पैर, है ना। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स never cancel out each other, action and reaction force never cancel out each other। एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों कैंसिल नहीं कर सकता? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों एक ही बॉडी पे लगती है। सॉरी, मैंने गलत बोला, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगती है, इसके लिए ये कैंसिल नहीं कर पाता। एक्शन फोर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ये एक्शन फोर्स है, इसको क्या बोला था, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉडी। दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बिकॉज ऑफ सेकेंड बॉडी। तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन पैर जो है ना, ये ऑपोजिट बॉडीज पे लग रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग बॉडीज पे लगेगी। इसके लिए एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट रिएक्शन फोर्स, without reaction force action force cannot exist, without reaction force action force cannot exist। reaction force के अगर रिएक्शन फोर्स नहीं होगा तो एक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सपोज दिस इज टू फ्रेंड्स हु इज पुलिंग अ रोप, ये क्या कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड इस रोप को पुल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्लास हियर,
यहाँ पर जब मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूँगा, इसको मैंने पूरा एक सिस्टम ले लिया है, ठीक है। ही इज़ पुलिंग द रोप इन दिस डायरेक्शन विद अ फोर्स F1 लेट्स से, ये भी क्या कर रहा है, इस रोप को पुल कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विद अ फोर्स F2, है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, दिस इज द एक्शन फोर्स यू कैन से, एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स। एक्चुअल में ये एक्शन का ये रिएक्शन नहीं होता है, इस एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो इस स्ट्रिंग में होता है। सी ये जो दिस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है विद अ फोर्स F1, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसको हम टेंशन कहते हैं। इसके एक्शन का रिएक्शन फोर्स स्ट्रिंग पे होता है। उसी तरीके से इसने F2 बार की फोर्स से राइट साइड खींचा, तो इसी का रिएक्शन फोर्स इस स्ट्रिंग पे होगा, द टेंशन T, द टेंशन T, है ना। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो अगर ये स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, टग ऑफ वॉर चल रहा है, यू कैन से दिस इज अ टग ऑफ वॉर एग्जाम्पल, है ना, टग ऑफ वॉर एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक्शन जब भी रिएक्शन जब भी होगा तभी ही एक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगी, रिएक्शन जब भी होगा तभी फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ध्यान से देखना क्लास, अगर ये पर्सन F2 फोर्स के साथ खींच रहा है तभी ही इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, है ना। जब इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा तभी ही F1 फोर्स का फायदा होगा, है ना, तभी ये फोर्स F1 लगा सकता है। मतलब मेरा बताने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन फोर्स ही नहीं लगाता, यहाँ पर दूसरी जगह कोई पर्सन ही नहीं होता, यहाँ पर दूसरी जगह कोई पर्सन ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज नो पर्सन ओवर हियर, और इसके हाथ में सिर्फ स्ट्रिंग होता, और इसके हाथ में क्या होता, सिर्फ एक स्ट्रिंग होता, लाइक दिस, इसके हाथ में सिर्फ एक स्ट्रिंग है ना, और सामने से कोई खींचने वाला ही नहीं है, तो मतलब कोई रिएक्शन फोर्स ही नहीं प्रोड्यूस होगी, कोई रिएक्शन फोर्स ही नहीं आएगी सामने से, तो ये स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगाएगा वो एक्शन फोर्स नहीं बोली जाती है, वो एक्शन फोर्स नहीं बोली जाएगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगी। फिर अगर सामने से कोई खींचने वाला नहीं है तो ये जो स्ट्रिंग होगी लाइक दिस, ये ऐसे पड़ी होगी, ठीक है, और ये स्ट्रिंग को खींचेगा, तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो एक्शन फोर्स, कोई स्ट्रिंग पे कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, देयर इज नो फोर्स एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग, क्योंकि सामने रिएक्शन फोर्स नहीं है, इसके लिए कोई एक्शन फोर्स भी नहीं आई। सो विदाउट रिएक्शन फोर्स एक्शन फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट, रिएक्शन फोर्स जब तक नहीं होगा तब तक एक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन हु इज स्विमिंग इन अ river, for example if this is a river and this is a person swimming in a river like this. So to swim in a river, he want to press his leg in the backward direction, उसे अपनी लेग्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर सरफेस है, देखो यहाँ पर जो पानी है वो क्या करता है, अपने पैरों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो वाटर है वो उसको क्या करेगा, आगे की तरफ धकेलेगा, है ना। ये पर्सन क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ फोर्स मारता है, तो उसी वक्त ये जो वाटर है ये क्या करेगा, उसको आगे की तरफ फोर्स मारेगा, जिसकी वजह से दिस पर्सन स्टार्ट स्विमिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, दिस इज़ अ रोड, ये एक रोड है और आप इस रोड पे चल रहे हो, ठीक है, एंड सपोज दिस इज़ योर लेग। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज़ योर लेग, है ना, मतलब क्या कर रहे हो, आपकी जो लेग है वो इस रोड के ऊपर, इस पॉइंट पे इसके ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। उसी वक्त रोड आपकी लेग पे एक फोर्स एग्जिस्ट करता है इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से दैट फोर्स इज आर। फॉर दिस एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस एक्शन फोर्स का ये रिएक्शनल फोर्स बना। तो जब आप देखोगे इस रिएक्शन फोर्स को, लेट्स सपोज इस रिएक्शन फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाइक दिस। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आर एक्स बोल देते हैं, इस वर्टिकल कंपोनेंट को आर वाई बोल देते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये काम करेगी आपका वेट बैलेंस करने के लिए। ये क्या काम करेगी, ये आपका वेट बैलेंस करेगी।
और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये काम क्या करेगा, टू मूव फॉरवर्ड, ये आपको आगे चलने में मदद करेगा, है ना। तो जब आप आगे चलते हो तो आपकी जो फुट है वो रोड को क्या करती है, प्रेस करती है विद अ फोर्स F। उस वक्त रोड भी आपकी फुट को प्रेस करता है विद अ फोर्स R। सो इस एक्शन फोर्स का ये रिएक्शन फोर्स बन गया। इस रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व कर दो इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपकी वेट को बैलेंस करेगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपको आगे चलने में मदद करेगा। तो इसी वजह से हम किसी भी रोड पे या कहीं पे भी आप चल सकते हो। तो इसके लिए न्यूटन ने कहा फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो आप कोई भी एक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन वी विल सी फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप यू कॉपी डाउन दिस। लेट्स मूव अहेड नाउ। अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। आगे की प्रॉब्लम्स जो भी हमें आएगी, मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर देता है काफ़ी। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस पार्ट। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FBD। नेक्स्ट टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे FBD, ठीक है। अब बात करते हैं FBD की। नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली। FBD में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी बॉडी का मुझे FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जिस भी बॉडी का, सबसे पहला काम होगा उस बॉडी को आप आइसोलेट कर दो। आइसोलेट कर दो मतलब सबसे अलग बनाओ, ओके, सबसे अलग बनाओ। फिर आपका दूसरा काम होगा, आपको क्या करना है, उस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है, उस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है उसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, डायग्राम में आपको बताना पड़ेगा कि उस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात तो ये होगी। अब तीसरी बात, हमें कभी भी ये नहीं बताना है कि उस बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कितनी फोर्सेस लगा रहा है। जिस बॉडी को आपने आइसोलेट किया है, हमें कभी ये नहीं बताना है कि उस बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कितनी फोर्सेस लगाई है ना। क्योंकि आप जिस बॉडी को आइसोलेट कर रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, जिस भी बॉडी को आप आइसोलेट कर रहे हो उस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है वो आपको इंडिकेट करना है, ना कि वो बॉडी कितने बॉडी पे फोर्सेस लगा रहा है वो आपको इंडिकेट नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल में समझा दूंगा वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, फ्री बॉडी डायग्राम के केस में ही हम डिफरेंट टाइप की फोर्सेस को पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ क्लास, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी बॉडी है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस, ये आपकी अर्थ सरफेस है कोई, दिस इज अर्थ, ओके। यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है, मतलब समझ लो आप ही खड़े हो यहाँ पर। आपकी जो मास है वो m है ना, आपकी जो मास है वो कितनी है, m है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, g होती है, एंड उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, अर्थ की सरफेस पे कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपने किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया है तो वो कहाँ पर जाएगी, अर्थ की तरफ जाएगी। जैसे कि मतलब मान लो आपके हाथ में यहाँ पर पेन है, आपने अगर उसको पेन को ड्रॉप किया है तो वो अर्थ के पास ही जाएगा। इफ़ सपोज यू आर स्टैंडिंग ओवर ईयर और यहाँ पर आपके हाथ में पेन है तो वो भी अर्थ की तरफ ही जाएगी। मतलब ये सारी पेन क्या करेगी, आप समझो यहाँ पर खड़े हो अर्थ की सरफेस पे और यहाँ पर आपने पेन को एक ड्रॉप किया तो वो भी अर्थ के तरफ ही जाएगी। मतलब ये जो पेन की डायरेक्शन होगी वो सब की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लाइक दिस, है ना। कहीं से भी आप देख लो अर्थ की सेंटर की तरफ उन पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, मतलब अर्थ उन्हें खींच रहा है विद अ फोर्स, विद अ सर्टन फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जैसे कि हमने पेन का एग्जांपल देखा कि पेन, अर्थ क्या कर रहा है, पेन को सेंटर की तरफ खींच रहा है, उसी तरह अर्थ हमें भी खींचेगा उसकी सेंटर की तरफ। अर्थ क्या करेगा, हमें भी खींचेगा उसकी सेंटर की तरफ विद अ सर्टन फोर्स
है ना, ये फोर्स F के साथ खींच रहा है, वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो अर्थ जिस एक्सेलरेशन के साथ हमें खींचता है अपनी सेंटर की तरफ, उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक ही जगह हम g पुट कर देंगे, सो F इज इक्वल्स टू mg। अभी आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, वेट, इसी को बोलते हैं हम वेट। वेट का मतलब क्या होता है, द ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी। तो इस ग्रेविटी, इस फोर्स के साथ क्या करता है, अर्थ हमें अपनी तरफ खींचता है। अभी मज़े की बात यह है कि आप कहीं पे भी रहो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर खड़े हैं, तो अर्थ हमें हमेशा हमारी सेंटर की तरफ खींचेगा विथ अ फोर्स F, जिसकी वैल्यू कितनी है mg। यहाँ पर भी फोर्स F जिसकी वैल्यू कितनी है mg। आप यहाँ पर खड़े हो तो अर्थ आपको यहाँ पर अपनी ग्रेविटी, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, आपको अर्थ खींचेगा अपनी तरफ विद अ फोर्स mg। आप जब यहाँ पर हो तो अर्थ आपको यहाँ पर खींचेगा विद अ फोर्स F इज इक्वल्स टू mg। हर पॉइंट पे अर्थ क्या करेगा, आपको अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब किसी भी पर्सन पे उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जितनी उसकी वेट होती है। अब फॉर एग्जांपल इसका मास, चलो एक एग्जांपल के टर्म्स में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका मास है 80 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 10 ले लूँगा, है ना। सो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज़ 80 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 800 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो मतलब ये क्या होता है, अर्थ इसको 800 न्यूटन की फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर काम क्या है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे फ्री बॉडी डायग्राम जो भी होती है, मतलब मान लो ये कोई अर्थ की सरफेस है जो फ्लैट होती है, ठीक है। यहाँ पर इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस, आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हो, करेक्ट। तो आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो कहाँ पर लगती है, देखो ये अर्थ की सरफेस है, आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है दैट इज़ टूवर्ड्स द सरफेस। यहाँ पर भी देखो ये आपकी सरफेस है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी देखो टूवर्ड्स द सरफेस बोल सकते हो ना, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, मतलब टूवर्ड्स द सरफेस, इस सरफेस की तरफ है। तो देखो यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दैट इज़ टूवर्ड्स द सरफेस। यहाँ पर जब आप खड़े हो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दैट इज़ टूवर्ड्स द सरफेस, इस सरफेस की तरफ होगी, है ना। आप हमेशा क्या फील करोगे, आपको ये जो अर्थ की सरफेस है ये आपको खींच रही है। अब जैसे कि ये पेन है, मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, मैंने जैसे इसको छोड़ दिया तो पेन नीचे की तरफ जाती है, मतलब अर्थ की जो सरफेस होती है जहाँ पर आप खड़े हो उधर उसकी डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप दिखाओगे कि यहाँ पर ये बॉडी है, समझो ये एक बॉडी है, मैंने क्या किया, फिलहाल इसको एक सिस्टम मान लिया, जो आप खड़े हो ना ये एक सिस्टम है ना। तो इस सिस्टम पे कितनी फोर्सेस लग रही है, इस सिस्टम पे सबसे पहले इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, यू कैन से, और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ की, देखो यहाँ पर से आप क्या देखोगे कि आपको अर्थ की सरफेस खींच रही है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ का जो सेंटर होता है वो आपको, अर्थ पूरा आपको खींच रहा है, ठीक है, विद अ फोर्स F इज इक्वल्स टू mg। सो आप बोल सकते हो जो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी दैट इज टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यू कैन से टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज, ओके। तो यहाँ पर क्लास हमें समझना है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमें अर्थ खींच रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, हम पे एक एक्शनल फोर्स देता है। तो क्या हम अर्थ के ऊपर रिएक्शनल फोर्स दे सकते हैं, यस, द आंसर इज यस। हम अर्थ के ऊपर रिएक्शनल फोर्स देते हैं। अर्थ हमें फोर्स mg के साथ खींच रहा है, तो हम भी अर्थ को इसी फोर्स के साथ खींच रहे होते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। इफ सपोज यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, अर्थ आपको खींच रहा है विद अ फोर्स F इज इक्वल्स टू mg, तो उस वक्त आप भी अर्थ को खींच रहे होते हो विद अ फोर्स F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, इस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया,
दिस इज़ अ बॉडी, ये जो आप खड़े थे इस सिस्टम को मैंने आइसोलेट कर दिया, इसके ऊपर मैंने फोर्स दिखा दिया mg, और उसी वक्त अगर मैंने अर्थ की सरफेस ले ली, अभी मेरा सेकेंड सिस्टम, सी आई विल राइट डाउन दिस इज सिस्टम 1, और अभी मेरा सेकेंड सिस्टम जो है वो अर्थ की सरफेस है, लाइक यू कैन से दिस इज अर्थ सरफेस इज माई सेकेंड सिस्टम। तो सेकेंड सिस्टम के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, दैट इज इन योर डायरेक्शन, ऐसे, और वो फोर्स कितना होगा mg। सो इससे क्या समझ में आता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर अर्थ आपको खींच रहा है तो आप भी अर्थ को उसी फोर्स के साथ खींचोगे, ठीक है। अगर अर्थ आपको खींच रहा है विद अ फोर्स mg, तो आप उसी वक्त उस फोर्स के साथ अर्थ को खींचोगे। तो इस तरीके से हमें एफबीडी बनाना होता है। कैसे हमने सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, कैसे हमने इस बॉडी को आइसोलेट कर दिया, देखो यहाँ पर इफ दिस इज अ बॉडी 1, इस बॉडी को आइसोलेट कर दिया, और इस बॉडी पे हम लोग फोर्स दिखा रहे हैं कि कितनी फोर्स इस बॉडी पे लग रही है। ये नहीं दिखाना होता है कि ये बॉडी दूसरी बॉडी पे कितनी फोर्स दे रहा है, नहीं, हमें क्या दिखाना होता है कि इस बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है और वो कौन दे रहा है ना, ये बॉडी पे कौन दे रहा है फोर्स, अर्थ की सरफेस दे रही है, और कितनी फोर्स दे रही है mg। चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पर लेट्स से वी विल सी सर्टेन एग्जांपल्स सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले यहाँ पर सपोज इफ दिस इज अ बॉल, एक बड़ा सा बॉल है, इसको किसी सरफेस के ऊपर हमने रखा हुआ है लाइक दिस। सो इस बॉल के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होगी वो हमें दिखाना है। ओके, वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉल, इस बॉल के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही है। ओके, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही दिखाएंगे। हालांकि इस पर नॉर्मल फोर्स भी लग रही है, लेकिन नॉर्मल फोर्स मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कि बताओ मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स, इस बॉल पे जो डायरेक्शन होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वो बताओ। तो ये बॉल है, पहले इस बॉल को मैंने आइसोलेट कर दिया, सरफेस नहीं दिखाया, मैंने इस बॉल को आइसोलेट कर दिया। तो इस बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, क्योंकि इस बॉल का मास है m, इस बॉल का मास m है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई भी फोर्स जो होगी वो हमेशा क्या लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, ये जहाँ पर बैलेंस्ड है ना, अभी इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस बैलेंसिंग पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, अभी इस सिस्टम को ऐसे कुछ रख दिया लाइक दिस। तो इन दिस केस व्हाट विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब मेरे को बताना है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, what will be the gravitational force acting on this ball. So the gravitational force acting on this ball will be in the downward direction only. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या पर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो ये ब्लॉक है, अभी ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक पे ग्रेविटेशन, अच्छा इस ब्लॉक की मास है m, तो इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी। पहली बात, आप इसको एक सिस्टम मान लो, मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया, चलो दिस इज़ माय सिस्टम, ओनली द ब्लॉक, ये ब्लॉक मेरी एक सिस्टम है। तो इस ब्लॉक को मैंने साइड में ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, ये ब्लॉक को मैंने क्या कर दिया, एक साइड में ड्रॉ कर लिया। तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स दिखानी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरी कोई डायरेक्शन होगी ही नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। सो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फोर्स बनाएंगे आगे किसी भी बॉडी में, जब हमें किसी भी बॉडी का एफबीडी बनाना हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट सारे ही बॉडी में आता है, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स हम जितने भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले आगे जाके, उन सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। Fine. So please copy down this. Then we will see the normal force. Okay, student. Let's move ahead now. Now we will see the normal forces. Normal forces क्या होता है, ठीक है। और अभी हम ट्राई करेंगे कि किसी भी बॉडी का एफबीडी बनाएंगे, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों दिखाएंगे, ठीक है। एक एक करके मैं आपको सारे फोर्सेस पढ़ाऊंगा, और एक एक करके मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एफबीडी बनाते वक्त हम कैसे इन फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेट्स सी नाउ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये समझो नॉर्मल फोर्स है क्या और कहाँ पर लगता है। नॉर्मल फोर्सेस समझना है
क्या होता है और कहाँ पर लगता है। सी नॉर्मल फोर्सेस वहीं पे लगता है जहाँ पर दो बॉडीज़ का कांटेक्ट है ना। नॉर्मल फोर्स कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर किसी भी दो बॉडीज़ का कांटेक्ट है। इफ़ एनी टू बॉडीज़ आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, तो नॉर्मल फोर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ अ डस्टर, ये मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है लाइक दिस। तो ये डस्टर क्या करेगा, ये डस्टर मेरे हाथ को नीचे की तरफ पुश करना चाहता है, लेकिन क्या मेरा हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं, क्योंकि मेरे हाथ ने भी क्या किया, इस डस्टर को ऊपर की तरफ पुश किया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। सीयर क्लास। तो नॉर्मल फोर्स, इससे एक चीज़ तो समझ में आती है, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा पुश करने का काम करेगा। नॉर्मल फोर्स कभी भी पुल करने का काम नहीं करता। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता है, पुश करने का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ सपोज दिस इज अ टेबल, और इस टेबल के ऊपर एक फिजिक्स की बुक रखी हुई है। लेट्स से दिस इज अ बुक ऑन द टेबल, यू कैन से दिस इज फिजिक्स बुक, है ना। इस बुक का मास कितना है, लेट्स से m है इसका मास। तो ये जो बुक है, ये इस टेबल के ऊपर एक फोर्स देना चाहता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट्स से दैट फोर्स इज n1। ये फोर्स क्या है, n1 है, ठीक है। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश करता है, प्रेस करता है उसको, है ना। टेबल को क्या करेगा, प्रेस करेगा। उसके रिस्पेक्ट में टेबल भी क्या करेगा, इस बुक को प्रेस करेगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी हम इसकी एफबीडी बनाएंगे। देखो एफबीडी में कैसे होगा ना क्लास, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको एक सिस्टम मान लिया, मतलब मैंने बुक को एक सिस्टम मान लिया। तो बुक को जब हमने एक सिस्टम माना, तो इस बुक के ऊपर इस बुक के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही है, इस बुक के ऊपर टेबल एक फोर्स दे रहा है। कौन सी डायरेक्शन में दे रहा है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। टेबल कौन सी डायरेक्शन में एक फोर्स दे रहा है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। देखो यहाँ पर ये जो बुक थी, ये टेबल को नीचे पुश करना चाहती है, लेकिन क्या ये बुक नीचे जा रही है, नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि उसी वक्त टेबल ने भी उसको ऊपर की डायरेक्शन में पुश किया विद द सेम फोर्स, है ना। तभी तो इनको नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। देखो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। मतलब ये n1 इस n1 को कैंसिल करेगा, तो बॉडी कौन सी कंडीशन में आ गई, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई, मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। तो जब मैं सिर्फ बुक का एफबीडी बनाऊंगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि बुक की एफबीडी में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जिसका नाम है n1। ये फोर्स कौन दे रहा है, टेबल बुक को दे रहा है। हमें वही फोर्स बतानी होती है जो फोर्स बॉडी पे लग रही होती है, वो फोर्स नहीं बताना होता है जो बॉडी लगा रहा हो। जैसे कि बॉडी यहाँ पर इस टेबल के ऊपर n1 फोर्स लगा रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम एफबीडी में जब मैं इस बुक का एफबीडी बनाऊंगा, तो मुझे ये फोर्स वहाँ पर नहीं बतानी, मुझे वही फोर्स बतानी है जो फोर्स बॉडी पे लग रही होगी। अब जैसे कि ये टेबल इस बॉडी पे n1 फोर्स दे रहा है इन द अपर डायरेक्शन, तो वो फोर्स मैंने वहाँ पर इंडिकेट कर दिया, करेक्ट। अच्छा, अब इस बॉडी के ऊपर एक और फोर्स भी तो होगा ना। अगर इस बॉडी का मास m है, तो इस बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बन गया हमारा इस बॉडी का एफबीडी। ये क्या बन गया हमारा, इस बॉडी का एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। देखो कैसे हमने पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा, और फिर दोनों फोर्सेस को एक साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने यहाँ पर। वैसे ही आगे जाके टेंशन फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो हम एक एक करके सारी फोर्सेस को एफबीडी में देखेंगे। ओके, कोई गाई नहीं करेंगे, एक एक करके देखेंगे। अभी यहाँ पर देखो, अभी जब मुझे आपने कहा कि टेबल का भी एफबीडी बना दो, चलो टेबल का एफबीडी बनाते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर बुक एक फोर्स लगा रहा था। कितने की फोर्स लगा रहा था, n1 की फोर्स लगा रहा था। तो यहाँ पर जब मैंने टेबल को एक सिस्टम मान के आइसोलेट कर दिया, तो इस टेबल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट फोर्स इज नॉट mg, एंड दैट फोर्स इज n1। ये फोर्स क्या था, n1 था। इस टेबल के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है n1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया इनका एफबीडी। कितना सिंपल है एफबीडी, है ना। तो क्लास आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पर ये n1 है, राइट। ये कौन है, n1 है ना। ये n1 फोर्स किसकी वजह से मिला, ये बुक को मिला, लेकिन किसकी वजह से मिला, टेबल की वजह से मिला। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे, दैट n1 फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस n1 फोर्स बनाएगी, n1 फोर्स उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा।
N1 फोर्स यू कैन से नॉर्मल फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। जैसे कि ये N1 फोर्स बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, टेबल रिस्पॉन्सिबल था, तो ये N1 फोर्स टेबल के परपेंडिकुलर होगा। और ये N1 फोर्स बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, बुक रिस्पॉन्सिबल था, तो ये N1 फोर्स बुक के परपेंडिकुलर होगा। रिमेंबर दैट थिंग, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी हो जाएगी इसको लेके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस इज़ अ वॉल एंड दिस इज़ अ फ्लोर, ये एक वॉल है और ये एक फ्लोर है। इस वॉल और फ्लोर के बीच में आपने एक लैडर लगा दिया, लैडर मतलब सीढ़ी, ओके, एक सीढ़ी लगा दी लाइक दिस, ऐसी आपकी कोई सीढ़ी है, ठीक है, ये आपने एक लैडर लगा दिया। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, जब मैंने आपको कहा टेल मी व्हाट इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लैडर, आप बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम किसका, लैडर का। लैडर का मास कितना है, m है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैडर को सिस्टम से आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे दिस इज़ द लैडर, ये एक लैडर हो गया आपका, ठीक है। इस लैडर के ऊपर नॉर्मल फोर्सेस 2 जगह लगेगी, नॉर्मल फोर्सेस कितनी जगह लगेगी, 2 जगह। कैसे मालूम पड़ा मुझे, आप क्या देखोगे, इस लैडर का कांटेक्ट कहाँ पर है, देखो यू कैन सी इस लैडर का कांटेक्ट ये पॉइंट पे है और ये पॉइंट पे है। वॉल के साथ इसका कांटेक्ट पॉइंट नंबर 1 पे है और फ्लोर के साथ इसका कांटेक्ट पॉइंट नंबर 2 पे है। जितनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब हमारा जो बॉडी होगा जितनी कांटेक्ट्स बनाएगा उतना नॉर्मल फोर्स होगा, ये चीज़ याद रखना। हमारा बॉडी जितनी कांटेक्ट बनाएगा उतनी नॉर्मल फोर्सेस बनेगी। तो यहाँ पर 2 जगह नॉर्मल फोर्सेस बन रही है, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अभी मुझे उन नॉर्मल फोर्सेस का डायरेक्शन बताना है ना। अभी यहाँ पर जब आप देखोगे इस लैडर के ऊपर ये वाली वॉल, ये वाली जो वॉल है, ये इसके ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। कौन सी फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगी, है ना। नॉर्मल फोर्स बोल सकते हो उसको हम, नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो उस नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वी नो दैट, अभी मैंने आपको बताया था, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स देती है उस सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला, लेट्स से दिस इज़ अ फोर्स N1, देखो यहाँ पर ये N1 फोर्स है आपका, इस बॉडी में बनाऊंगा, इस डायग्राम में बनाऊंगा तो देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस सरफेस के साथ। उसी वक्त यहाँ पर सेकेंड सरफेस पे नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेकेंड इस लैडर की सेकेंड पॉइंट मतलब बॉटम पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो बॉटम पॉइंट पे फ्लोर के साथ वो कांटेक्ट पे है। फ्लोर इसको क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स देगा। फ्लोर इसको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन सी डायरेक्शन में, फ्लोर इसको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कराएगा इन दिस डायरेक्शन N2 सीयर। जब आप इसको यहाँ से देखोगे सो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। क्लियर, ओके। तो अभी यहाँ पर एक और फोर्स भी लगेगा जिसको हम बोलेंगे वेट। वेट कहाँ पर लगता है, हमेशा सेंटर पे। तो मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे हम वेट इंडिकेट करते हैं हमेशा। तो ये हो गया हमारा वेट विच इज़ mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। यहाँ पर हमने ऐसा माना है कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, रिमेंबर वन थिंग, फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो ये हमारे लैडर का हो गया पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो अभी हमने लैडर का तो बना लिया। चलो अगर मैं आपको बोलूँगा टेल मी व्हाट इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वॉल एंड द फ्लोर, दोनों का एक साथ ही बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे दिस इज़ द वॉल एंड दिस इज़ फ्लोर, तो इस सिनारियो में N1 फोर्स वॉल ने लैडर के ऊपर दी थी इन द राइट डायरेक्शन, तो उसी वक्त लैडर भी क्या करेगा, वॉल को फोर्स देगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन विद द सेम फोर्स N1। फ्लोर ने लैडर को फोर्स दी थी N2 इन द अपर डायरेक्शन, तो उसी वक्त लैडर भी क्या करेगा, फोर्स देगा फ्लोर को N2 बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इतनी फोर्सेस लग रही है किसको, लैडर को, सॉरी इतनी फोर्सेस लग रही किसको, वॉल को और फ्लोर को, करेक्ट। सो इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, रिमेंबर दैट थिंग, ओके। नाउ यहाँ पर चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स करते रहना है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा सम अभी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने आपको कहा है
लेट्स से दिस वन, और इस वक्त आपकी लैडर जो है दैट लैडर इज इन दिस डायरेक्शन, ये आपकी लैडर है, दिस इज द लैडर। अब इस लैडर को ऐसे रखा गया है, ओके तो यहाँ पर मैंने आपको कहा है लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मतलब लैडर पे कितनी फोर्सेस लग रही है ये दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले लैडर कितनी बार कांटेक्ट में आया है, लैडर कितनी बार कांटेक्ट में आया है। तो आप देखोगे लैडर की कांटेक्ट पॉइंट्स, देयर आर हाउ मेनी कांटेक्ट पॉइंट्स, दिस इज द फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड कांटेक्ट पॉइंट। तो अगर लैडर के पास दो कांटेक्ट पॉइंट है, लैडर के पास दो कांटेक्ट पॉइंट है, तो लैडर के ऊपर फोर्सेस भी कितनी लगेगी, नॉर्मल फोर्सेस भी कितनी लगेगी, दो बार लगेगी, ठीक है, एक यहाँ पर लग जाएगी और एक यहाँ पर लग जाएगी। लैडर के ऊपर हाउ मेनी नॉर्मल फोर्सेस विल एग्जिस्ट ऑन द लैडर, टू नॉर्मल फोर्सेस एग्जिस्ट ऑन द लैडर, वन एट दिस पॉइंट अनदर एट दिस पॉइंट। तो अभी मुझे उन्हीं फोर्सेस का मुझे क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कैसे करने वाले। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखो, मुझे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो सरफेस है मैं इस सरफेस की एफबीडी बना दूंगा सबसे पहले। चलो सबसे पहले उस सरफेस की एफबीडी बना देते हैं। तो मैंने इस सरफेस की एफबीडी बनाना चालू कर दी, लाइक दिस, ये हमारा सरफेस था, राइट। आप क्या देखोगे, ये जो लैडर है ये इस सरफेस के ऊपर पॉइंट नंबर 1 पे नॉर्मल फोर्स देगा, है ना, नॉर्मल फोर्स देगा। अच्छा, वो नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो सरफेस है, जो लैडर की सरफेस है उससे कितनी एंगल बनाएगी, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लाइक दिस। आई विल राइट डाउन दिस इज N1 और यहाँ पर इसने एंगल 90 डिग्री बनाया, लाइक दिस, है ना। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, लेट्स से दिस इज द फोर्स, आई विल राइट डाउन N1। उसी वक्त लैडर ने सेकेंड पॉइंट पे भी नॉर्मल फोर्सेस बनाएगा, और सेकेंड पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दैट डायरेक्शन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइक दिस इज द डायरेक्शन N2, करेक्ट। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो सेकेंड सरफेस पे जो डायरेक्शन आया दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन N2, करेक्ट। नाउ सी हियर, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर लैडर ने इस सरफेस के ऊपर N1 फोर्स बनाया इन दिस डायरेक्शन, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो सरफेस है ये भी तो लैडर के ऊपर फोर्स बनाएगा इन दिस डायरेक्शन विच इज़ N1, कुछ इस तरीके से, करेक्ट। यहाँ पर भी देखो एक फोर्स बनाएगा N2, अगर लैडर ने बनाया है फोर्स ऑन द सरफेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो N2 की जो डायरेक्शन होगी, जो सरफेस प्रोवाइड करेगा लैडर को, दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ N2। तो जब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, ध्यान से देखो, इसका जब यह भी हम एफबीडी बनाएंगे, सपोज दिस इज़ अ लैडर, यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है दैट इज़ N1 विच इज़ परपेंडिकुलर द सरफेस, एंड यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लग जाएगा, N2, लाइक दिस इज़ फोर्स N2। अगर इस लैडर का मास m है तो इसकी सेंटर पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट mg, और यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट है, हम मान के चल रहे हैं। अभी फिलहाल जब तक मैंने फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया तब तक हम यही मान के चलेंगे फ्रिक्शन एब्सेंट है, ठीक है। तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है, तो ये हो गया लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम और ये हो गया सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी है, एफबीडी समझनी है, ठीक है। सो प्लीज़ कॉपी डाउन, उसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। आई होप यू कॉपी डाउन दिस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फोर्स पे जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दिस इज़ एन इंक्लाइंड सरफेस, ये कोई इंक्लाइंड है, सब प्लेन है यू कैन से, और यहाँ पर एक व्हीकल इज़ ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड, ये एक रोड है समझो, और ये कार है जो इस रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही है, लाइक दिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इस कार का जो मास है वो m है, और मैंने आपको कहा है कि मुझे इस कार की एफबीडी बना के दो। इस कार की हमें क्या बनानी है, एफबीडी, मतलब इस कार पे जो भी फोर्सेस लग रही है वो दिखानी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो एफबीडी होगा, देखो कार जो होगा ये क्या करेगा, ये रोड के ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स बनाएगा जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। नॉर्मल फोर्स जो होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड, है ना। अगर इस कार की बात करूँगा तो कार ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया है रोड के ऊपर, लेट्स से दैट फोर्स इज़ N1,
और यू कैन राइट डाउन n। तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो सरफेस रोड की जो सरफेस है ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कार के ऊपर फोर्स लगाएगी। सो दिस इज n। ये फोर्स इस रोड ने कार के ऊपर लगाया है, ये वाली फोर्स, और ये वाली फोर्स कार ने रोड के ऊपर लगाया, ठीक है। और ये कार का जो वेट होगा वो वेट कितना होगा कार का, दैट वेट इज mg, है ना। तो इसका मुझे अगर FBD बनाना हो किसका, कार का, तो सबसे पहले सिस्टम ये जो कार है उसको आइसोलेट कर दो। तो सबसे पहले चलो मैंने कार को आइसोलेट कर दिया लाइक दिस, ये जो कार थी उसको मैंने आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब इस कार के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है ये हमें दिखाना है, ये नहीं दिखाना है कि कार रोड के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, वो नहीं दिखाना। कार के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही है, एक तो ये रोड जो है इस कार के ऊपर n फोर्स दे रहा है, तो मैं n फोर्स यहाँ पर इंडिकेट कर दूंगा, दिस इज द n फोर्स। ये रोड ने कार के ऊपर n फोर्स दे दिया, और इस कार का जो मास था वो m था, जिसकी वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। सो दिस इज द FBD ऑफ द कार। अगर मैं आपको बोलूँ रोड का FBD बनाओ, तो रोड का FBD कैसे बनेगा, हियर वी टॉक अबाउट द रोड, तो जो रोड है उसकी FBD कैसे बनेगी, यहाँ पर रोड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, और वो कौन सा फोर्स होगा, n। रोड के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स n, करेक्ट, ओके फाइन। तो ये हो गई हमारी रोड की FBD, अंडरस्टूड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हियर लास्ट एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ सरफेस, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m1, और उसके ऊपर मैंने एक और ब्लॉक रखा है जिसका मास है m2, है ना। मैंने क्या कहा आपको कि फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक का दोनों का मुझे आप FBD बना के दो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम सेकंड ब्लॉक की बात कर लेते हैं, पहले सबसे पहले सेकंड ब्लॉक को आइसोलेट कर दो। मैंने सेकंड ब्लॉक को आइसोलेट कर दिया, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक पे कौन सी फोर्सेस लग रही है हमें ये दिखाना है। सेकेंड ब्लॉक क्या करेगा, ध्यान से देखो, सेकेंड ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज m2g, है ना। लेकिन क्या सेकेंड ब्लॉक नीचे गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, क्योंकि m1 ने उसको क्या किया, एक फोर्स दिया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नोन एज अ नॉर्मल फोर्स, लेट्स से दैट फोर्स इज n1। तो ये किसका FBD हो गया, सेकेंड बॉडी का FBD हो गया। किसका FBD हो गया, सेकेंड बॉडी का FBD हो गया। अब बात करेंगे m1 की। सो ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास है m1, ठीक है, जिसका मास कितना है m1। तो इस ब्लॉक पे मुझे दिखाना है कितनी फोर्सेस लग रही है। देखो सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज m1g, उसके बाद इस ब्लॉक ने m2 के ऊपर अगर n1 फोर्स दिया है, तो ये m2 भी तो ब्लॉक के ऊपर n1 फोर्स देगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स दिया दैट इज n1, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था m1 m2 को एक सपोर्टिंग फोर्स दे रहा है दैट इज n1, तो उस वक्त m2 भी क्या करेगा, m1 को प्रेस करेगा नीचे की तरफ विद अ फोर्स n1, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए n1 आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे जो ये फ्लोर है, ये जो फ्लोर है ये क्या कर रहा है, m1 को नॉर्मल फोर्स दे रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सपोर्टिंग फोर्स दे रहा है उसको, है ना, जिसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर n2। सो दिस इज n2, क्लियर। तो ये हमने क्या बना दिया, दोनों का FBD बना दिया। फिर से बता रहा हूँ, n2 ये जो नॉर्मल फोर्स है ये किसकी वजह से है, ये जो सरफेस है ये इस ब्लॉक को सपोर्टिंग फोर्स दे रहा है, नॉर्मल फोर्स दे रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर ये वाली जो n1 है, ये जो ब्लॉक m2 थी ये m1 को नीचे की तरफ प्रेस कर रही है, और m1g इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। वही ऑन द नेक्स्ट हैंड द सेकेंड ब्लॉक पे n1 फोर्स, ये जो ब्लॉक है ये सेकेंड ब्लॉक को क्या कर रही है, सपोर्टिंग फोर्स दे रही है, नॉर्मल फोर्स दे रही है इन द अपर डायरेक्शन, ताकि उसकी वेट जो है वो बैलेंस हो जाए। उसकी वेट कितनी है, m2g मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द नॉर्मल फोर्सेस। अभी हमने नॉर्मल फोर्सेस का पार्ट खत्म किया, अभी हम देखेंगे द टेंशन। क्या देखने वाले हैं, टेंशन। ओके, सो प्लीज कॉपी डाउन देन विल सी द टेंशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंशन। ओके, टेंशन क्या होता है पहले इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद उसकी डायरेक्शंस को समझते हैं कि टेंशन को कैसे डायरेक्ट करवाना है हमें, ठीक है।
तो नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन टेंशन विच इज रिप्रेजेंटेड विथ टी। ओके, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इफ दिस इज अ फ्लोर, इस फ्लोर के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। जब तक मैं आपको फ्रिक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ तब तक हम जितनी भी सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस ही मानने वाले हैं। ओके, तो ये एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक के आगे एक हुक है, दिस इज द हुक, और इस हुक से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, और ये जो स्ट्रिंग है ये इस पर्सन के हाथ में है, लाइक दिस। अभी क्या करेगा ये पर्सन, ये बंदा है ना, ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग को खींचेगा, ऐसे अपनी तरफ खींचेगा। इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा विद अ फोर्स F। कितनी फोर्स के साथ खींच रहा है स्ट्रिंग को, फोर्स F के साथ खींच रहा है। ये इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचेगा विद अ फोर्स F। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये पर्सन स्ट्रिंग को फोर्स F के साथ खींच रहा है, तो ये ब्लॉक भी राइट की तरफ मूव करेगी, ये ब्लॉक भी क्या करेगी, राइट की तरफ मूव करेगी। सो माय क्वेश्चन इज टू यू, हमारा इस ब्लॉक के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं है उस ब्लॉक के साथ, तो भी ये ब्लॉक मूव कर रही है। अगर ब्लॉक मूव कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, जबकि मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है ब्लॉक के साथ। मेरा पर्सनल कांटेक्ट बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी पर्सनल कांटेक्ट ब्लॉक के साथ नहीं है, तो भी ये ब्लॉक मूव कर रही है। ब्लॉक मूव कर रही थी, इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था, 0 था, लेकिन यहाँ पर आप जब देखोगे ब्लॉक मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज हुई है इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक में एक्सेलरेशन है, ब्लॉक में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक में एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या होता है, ब्लॉक पे कोई फोर्स एग्जिस्ट हुई है, ब्लॉक पे कोई फोर्स एग्जिस्ट हुई है। और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली आपको पता है ये स्ट्रिंग वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग है ये इस ब्लॉक को खींच रहा है। ऑब्वियसली आपने स्ट्रिंग को खींचा, स्ट्रिंग ने ब्लॉक को खींचा, स्ट्रिंग ने क्या किया, ब्लॉक को खींचा, तो स्ट्रिंग ने ब्लॉक को जो फोर्स के साथ खींचा उसी फोर्स को तो हम कहते हैं टेंशन, इसी फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। सो इससे हमेशा क्या समझ में आ रहा है, टेंशन फोर्स जो क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज नोन एज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। टेंशन कैनॉट पुश, टेंशन किसी को पुश नहीं कर सकता। कभी आपने ऐसा किया है, स्ट्रिंग से आपने किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हो, स्ट्रिंग से किसी ब्लॉक को धक्का मारे और वो ब्लॉक खिसक गया है, क्या आप स्ट्रिंग से इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, नहीं, क्योंकि टेंशन पुशिंग फोर्स नहीं है, टेंशन कौन सा फोर्स है, पुलिंग फोर्स है। टेंशन हमेशा पुल करने का काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, फोर्स F लगाई आपने राइट की डायरेक्शन में, ये आपकी एक्शन फोर्स थी, तो इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन फोर्स होगा। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये जो रिएक्शन फोर्स है ये टेंशन T है। सी क्लास, यहाँ पर हम एक चीज़ मान के चले गए, यहाँ पर एक अजम्पशन करना है। क्या है वो अजम्पशन, कि ये जो स्ट्रिंग है ये कौन सी स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग की कोई भी मास नहीं है, इस स्ट्रिंग की कोई भी मास नहीं है। ओके, मैं आपको जो स्ट्रिंग की मास होती है मैं आपको वो भी न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी बनाने के लिए हम क्या मान के चलेंगे, इस स्ट्रिंग की मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग है, कोई भी मास नहीं है। तो यहाँ पर क्लास ध्यान से देखेंगे, जब आपने इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स F लगाया तो उसी वक्त स्ट्रिंग ने आपके हाथों पे एक फोर्स लगाया विच इज़ T, और हमें पता है ये जो T होगा और ये F होगा ये इक्वल होगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, अगर आपने इसको 20 न्यूटन से खींचा है तो स्ट्रिंग भी 20 न्यूटन की फोर्स लगाएगी आपके ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अभी पूरी स्ट्रिंग में अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है, ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेंशन T ये स्ट्रिंग पे बना है ना, तो जब आप देखोगे ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे टेंशन T एक्ट हो रहा है, तो ये स्ट्रिंग भी क्या करेगा, एक रिएक्शनल फोर्स बनाएगा T का, है ना। तो हमेशा याद रखो, टेंशन ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं इस बॉडी की बात करूँगा तो देखो टेंशन इससे दूर जा रहा है, अगर मैं इस बॉडी की बात करूँगा तो देखो टेंशन इससे दूर जा रहा है। टेंशन ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा बॉडी के दूर जाएगा, बॉडी से दूर जाएगा समझो टेंशन हमेशा। तो यहाँ पर देखोगे इस ब्लॉक को
फोर्स टी के साथ खींचा गया है, क्योंकि इस पूरे स्ट्रिंग में अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक को टेंशन टी के साथ आगे की तरफ खींचा गया है। तो यहाँ पर हमें पता है अगर मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया तो मेरे एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा जो टेंशन टी होगा, और ये जो टेंशन ये पूरे स्ट्रिंग पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी ये जो टेंशन टी है, आई विल रिप्लेस दिस टेंशन टी विद अ फोर्स एफ। तो जितनी फोर्स के साथ आप खींचोगे उतनी ही फोर्स लगेगी इस ब्लॉक को, जितनी फोर्स के साथ आप इस ब्लॉक को खींचोगे उतनी ही फोर्स इस ब्लॉक के हुक पे लगेगी, और ये ब्लॉक उसी फोर्स के साथ आगे आएगा। तो ये चीज़ें समझनी है। तो इस तरीके से टेंशन काम करता है, इस तरीके से टेंशन काम करता है। तो हमने यहाँ पर कैसे देखा, टेंशन जो होगा पूरे स्ट्रिंग में, अगर वो स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में कांस्टेंट होगा, टेंशन नहीं बदलेगा। हाँ, अगर ये मास वाली स्प्रिंग होती, मतलब इसमें मासलेस नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग का भी कुछ मास होता है, जैसे कि ये ब्लॉक है, ठीक है, ये हुक लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, दिस इज़ अ पर्सन जो इस ब्लॉक को खींचेगा विथ अ सम टेंशन, और इस ये जो स्ट्रिंग है इसका मास है, इसका मास अभी है, तो यहाँ पर ये फोर्स F लगा देगा इसके ऊपर, तो इसी फोर्स F के अगेंस्ट एक टेंशन जनरेट हो जाएगा T1, है ना। इफ़ दिस बॉडी हैज़ मास, इफ़ दिस स्ट्रिंग हैज़ मास, अगर ये स्ट्रिंग का कोई मास है तो टेंशन इसकी ऑपोजिट पॉइंट्स पे, मतलब क्या होगा, टेंशन पूरे स्ट्रिंग में डिफरेंट रहेगा। और यहाँ पर चलो मतलब मान लो ये एंड पे टेंशन T1 है और ये एंड पे टेंशन T2 है, तो मैं आपको बोलूँगा दैट T1 इज़ ग्रेटर देन T2। जहाँ पर भी फोर्स अप्लाई किया गया है स्ट्रिंग पे वो टेंशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर एंड, एज़ कम्पेयर टू द अदर एंड। देखो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया था, है ना, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया था, तो ये वाली टेंशन से ज़्यादा होगी। इसके ऊपर डिटेल न्यूमेरिकल देखेंगे हम, ओके, इसी चैप्टर में देखेंगे, बट थोड़ी टाइम के बाद देखेंगे। पहले हम लोग मासलेस स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे, पहले हम किसके साथ काम करेंगे, मासलेस स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। चलो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एफबीडी के, जैसे कि अगर मतलब मान लो मैंने आपको बोला इस बॉडी की मुझे एफबीडी बनानी है, इस बॉडी की हमें क्या बनानी है, एफबीडी बनानी है, तो ये हमारा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास मतलब मान लो m है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक का मास m है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगी जिसका मास जिसका वेट है mg, है ना। उसी वक्त ये जो सरफेस है ये उसको एक नॉर्मल फोर्स देगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन n1, और इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स है दैट इज़ T1, दैट इज़ T, ठीक है। तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है। देखो एक एक करके हमने कैसे फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया, पहले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा, अब टेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एफबीडी बना सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की मतलब ये पर्सन की एफबीडी बनाऊं, इस पर्सन की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पर इसकी एफबीडी क्या होगी, सपोज इफ दिस इज़ अ पर्सन, ये कितनी फोर्स लगा, ये इसके ऊपर जो टेंशन है वो कितनी है, टी टेंशन है ना। ये टेंशन किसने लगाई है, स्प्रिंग ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने स्प्रिंग पे कितनी फोर्स लगाई है, एफ लगाई है, वो हमें नहीं दिखाना है, वो हमें नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है, क्योंकि हम जो भी फोर्स दूसरी बॉडी पे लगाते हैं वो फोर्स हमें नहीं दिखानी होती, वो फोर्स हमें नहीं दिखानी होती। तो अभी हम मानते हैं इसका जो मास है लेट्स से m1 है, तो इसका जो वेट होगा वो कितनी लग जाएगी, दैट इज़ m1g, एंड यहाँ पर ग्राउंड इसको नॉर्मल फोर्स देगा दैट इज़ n2 इन द अपर डायरेक्शन। तो ये हो गया इस पर्सन की एफबीडी। तो इस तरीके से आपको एफबीडी बनानी है, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं क्लास टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम आगे जाके ब्लॉक पुली सिस्टम देखने वाले हैं, तो उसी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मतलब मान लो ये कोई पुली है, दिस इज़ अ पुली, ठीक है, और इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, दिस इज़ मासलेस स्ट्रिंग लाइक दिस, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगी हुई है लाइक दिस, ऐसे कुछ। ये एक ही स्ट्रिंग है, ओके, दिस इज मासलेस स्ट्रिंग, और ये सिंगल स्ट्रिंग है, कोई अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है, सिंगल स्ट्रिंग है। और इस ब्लॉक का मास है m1 और इस ब्लॉक का मास है m2। तो जब मैं आपको कह रहा हूँ कि m1 और m2 की एफबीडी बनाओ, तो सबसे पहले सिस्टम को आइसोलेट करेंगे, बॉडी को आइसोलेट करेंगे। तो ये बॉडी जो है वो m1 है, इसके ऊपर जो वेट लग रहा है ग्रेविटेशनल वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स यू कैन से m1g, है ना।
लेकिन ये स्ट्रिंग इसको पकड़ के रखिए इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ अ टेंशन टी। इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन टी लग जाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। इस ब्लॉक को फील हो रहा है कि टेंशन टी ऊपर की तरफ है, मतलब ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, बट ये स्ट्रिंग इसको पकड़ के रखा है, इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। तो वो जो पकड़ के रख रहा है, ओके, पकड़ के भी रख सकता है स्ट्रिंग और इसको पुल भी कर सकता है ऊपर, डिपेंड करता है M2 का वेट कितना है, M2 कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब मान के चलो इसको पुल भी कर सकता है, यहाँ पकड़ के भी रखा है, ठीक है, यू कैन से। सो इसके ऊपर जो टेंशन जनरेट हो जाएगा दैट इज इन द अपर डायरेक्शन। एज आई टोल्ड यू, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पर जब मैं M2 की बात करूँगा, सेकेंड ब्लॉक की जब हम बात करेंगे, तो सेकेंड ब्लॉक में इज सपोज दिस इज अ ब्लॉक M2, तो इसके ऊपर जो वेट लग रहा है दैट इज M2G, और इसके ऊपर जो टेंशन लगेगा दैट इज T, सेम टेंशन लगेगा, टेंशन विल बी सेम। द रीज़न बिहाइंड दैट, ये जो स्ट्रिंग है ये सिंगल स्ट्रिंग है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सिंगल स्ट्रिंग पे क्या होता है, टेंशन हमेशा सेम होता है, कभी जब वो स्ट्रिंग मासलेस है, जब वो स्ट्रिंग मासलेस है, ये स्ट्रिंग में कोई भी मास नहीं है। सो ये हमने दोनों बॉडीज़ का एफबीडी बना दिया। तो इतना सिंपल होता है एफबीडी, कोई बड़ी बात नहीं होती है एफबीडी बनाना। जैसे कि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। मतलब मान लो यहाँ पर आपने एक एग्जांपल ले लिया कि सपोज़ ये भी ब्लॉक पुली सिस्टम ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि दिस इज़ द पुली एंड दिस इज़ अनदर पुली, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एक ब्लॉक है, या सो दिस इज़ द ब्लॉक M1, यहाँ पर आपका दूसरा ब्लॉक है दैट इज़ M2, ओके, और यहाँ पर आपका ये तीसरा ब्लॉक है, दिस इज़, इसका जो मास है वो M3 है। सो मास इज इंडिकेट कर दिया है। इफ़ आई टेल यू, गिव मी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, M2 एंड M3, इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट M1 फर्स्ट, दिस इज M1। तो M1 के ऊपर सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज M1G इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिंग है दैट इज, ये स्ट्रिंग कितनी टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स से टेंशन T1 प्रोवाइड कर रहा है। इफ़ यू विल सी, ये जो स्ट्रिंग है, दिस एंटायर स्ट्रिंग इज सिंगल, सेम स्ट्रिंग, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अगर T टेंशन डेवलप हुआ है तो यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा और यहाँ पर भी T होगा। तो जब मैं सेकेंड ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड ब्लॉक में सपोज इफ दिस इज अ सेकेंड ब्लॉक, तो इसके ऊपर एक तो इसका ग्रेविटेशनल वेट लग रहा है दैट इज M2G ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पर इसके ऊपर टेंशन T1, द सेम टेंशन। लेकिन जब मैं थर्ड ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड ब्लॉक में एक तो इसका वेट हो जाएगा M3G। अभी थर्ड ब्लॉक की जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये जो स्ट्रिंग है ये वाली स्ट्रिंग से अलग है, डिफरेंट स्ट्रिंग है। ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इससे अलग स्ट्रिंग यूज़ की गई है, हमने अलग स्ट्रिंग यूज़ किया है। तो इस स्ट्रिंग के लिए जो टेंशन होगा वो भी अलग होगा। अगर तुम्हारी स्ट्रिंग चेंज हो गई है तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो टेंशन कितना ले लिया इसका मैंने, T2 ले लिया। तो इस तरीके से हमें एफबीडी बनाना है, ठीक है। स्ट्रिंग अगर चेंज हो गई, फॉर द डिफरेंट स्ट्रिंग द टेंशन इज ऑल्सो डिफरेंट। अगर स्ट्रिंग सेम है और उस स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो टेंशन उस स्ट्रिंग पे एवरी पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सो प्लीज़ कॉपी डाउन, देन विल मूव टू द लास्ट फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी हम हमारे लास्ट फोर्स पे आते हैं, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने एफबीडी बनाना सीख लिया है। एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, इसको ख़त्म करते हैं तो हमारा लेक्चर भी ख़त्म होगा, ठीक है। सो राइट डाउन लास्ट टॉपिक दैट इज़ नोन एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स करने से पहले हम न्यूटन्स की लॉ को याद करते हैं। क्या न्यूटन्स की लॉ, फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दैट। मतलब क्या हुआ, इस सपोज दिस इज़ अ बॉडी, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स दे दिया, तो ये फोर्स दे दिया है ना। इसके ऊपर देखो मैंने कैसे दिया, एक फोर्स दिया, सिर्फ एक बार उसको झटका दे के छोड़ दिया, लाइक दिस, है ना। तो मैंने जब इसको फोर्स दिया तो बॉडी मूव होना चालू हो गई। लेकिन जब बॉडी मूव होना चालू हो गई तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये बॉडी को तो चलते रहना था, है ना, इस बॉडी को तो रुकना नहीं था।
क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स सबसे पहले रेस्ट में था, मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स दिया जिसकी वजह से ये जो बॉडी थी ये मूव करना चालू कर गई, लेकिन जैसे ही मेरा एक्सटर्नल फोर्स हट गया उसके कुछ देर के बाद बॉडी रुक गई। अभी हमें जानना है कि बॉडी के रुकने का कारण क्या है, क्योंकि न्यूटन की फर्स्ट लॉ गलत तो नहीं हो सकती, इतना बड़ा साइंटिस्ट था, राइट। तो यहाँ पर न्यूटन की फर्स्ट लॉ एकदम करेक्ट थी। ये बॉडी क्यों रुक गई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि ये सरफेस से समझ लो और ये हमारा डस्टर था, मतलब मान लो, है ना, इस डस्टर के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया था F, इस डस्टर के ऊपर हमने फोर्स F अप्लाई करके हमने इस फोर्स को हटा दिया था, इस फोर्स को सिर्फ एक झटका देके छोड़ दिया था, ठीक है। तो जैसे मैंने ये फोर्स F दिया, ये डस्टर क्या हुआ, मूव करना चालू किया। लेट्स से ये मूव कितने वेलोसिटी के साथ कर रहा है? v वेलोसिटी के साथ इसने मूव करना चालू किया। लेकिन जब मैं लेकिन कह रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, ये जब डस्टर इस पोजीशन पे आ गया, ये जो डस्टर है ये इस पोजीशन पे आ गया, देखो कुछ देर तक आगे गया लेकिन यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया। डॉटेड लाइंस का मतलब वहाँ पर डस्टर रुक गया। दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन। तो जब आप देखोगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, तो डस्टर क्यों रुका? बिकॉज डस्टर जब आगे जा रहा था तो कोई तो फोर्स था जो उसको रोकने की कोशिश किया। रोकने की कोशिश मतलब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो डस्टर की डायरेक्शन थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा, जिसकी वजह से डस्टर रुक गया। और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो भी मोशन होगी बॉडी की उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो भी बॉडी की मोशन होगी उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? इट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की मोशन को क्या करता है? अपोज करने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पर चलो अभी फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि अभी हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया, जो भी बॉडी की डायरेक्शन होगी, बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। चलो जैसे कि चलो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। और वैसे भी ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इस चैप्टर के दो पार्ट्स है। पहला है विदाउट फ्रिक्शन वाला पार्ट और दूसरा है विथ फ्रिक्शन वाला पार्ट। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग के कुछ 10-12 लेक्चर हम लोग विदाउट फ्रिक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम विथ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको फ्रिक्शन का आइडिया मैं अभी दे देता हूँ कि क्या होगा। जैसे कि मतलब मान लो ये वाली जो सरफेस है, नाउ दिस इज़ नोन एज अ रफ सरफेस। ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस है मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी। फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी जैसे कि मतलब मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, ओके। यहाँ पर हुक लगी हुई है एंड दिस इज़ अ पर्सन, ये दिस इज़ अ पर्सन जो इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग के सहारे खींचेगा, इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग के सहारे खींचेगा। इस ब्लॉक का मास कितना है? m है, करेक्ट। इफ़ आई टेल यू गिव मी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? पहले हम इस ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे। तो ये ब्लॉक तो आइसोलेट कर दिया, चलो बढ़िया, इस ब्लॉक को आइसोलेट कर दिया। इस ब्लॉक का मास है m। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन n इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद ये इसको खींच रहा है ना, टेंशन T ऑन द राइट साइड। इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन T लगेगा, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर टेंशन T लगाएगी, है ना। अभी यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसकी मोशन राइट डायरेक्शन में होगी। तो अगर इसकी मोशन राइट डायरेक्शन में हुई तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ पर होगा? द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक। ये फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर लगाएगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को एक्चुअली यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है, बट हमें पता है फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं? इन द पैरेलल वे। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगती थी इसको मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ और मैंने वहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इस ब्लॉक का एफबीडी बन गया। तो इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले 7-8 क्लास या 8-10 क्लास जो भी होगी उसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स को एब्सेंट मान के चलेंगे
और उसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्स को प्रेजेंट मान के चलेंगे। तो अभी हमारे जो आगे के आने वाले 7-8 क्लास है वहाँ पर हमें फ्रिक्शनल फोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मतलब वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगी नहीं। तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए फ्रिक्शनल फोर्स पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस होगा एन टी और एम जी पे। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस पे हमारा फोकस होगा। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस। और आज के लिए हम इतना ही